शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत में समाजवादी चिंतकों में एक बहुत बड़ा नाम आता है और वो है दीपक मिश्रा। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप गूगल में भी दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी टाइप करते हो तो आपको दीपक मिश्रा जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे आज हमारे अंडमान निकोबार की धरती पर आए हैं और हमें ये अवसर मिला है कि हम दीपक मिश्रा जी के साथ बैठे हैं और उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है हमें। हम आज दीपक मिश्रा जी से उनकी पार्टी से जुड़ी, उनकी विचारधारा से जुड़ी, उनका अंडमान निकोबार में आने का जो उद्देश्य है उनसे जुड़ी बातें करेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले दीपक जी, आपका हमारे अंडमान निकोबार में स्वागत है। धन्यवाद। हर देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी के मन में एक बार अंडमान आने की इच्छा जरूर होती है। वो आए और सेलुलर जेल में जो निरुद्ध रहे, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी हंसती गाती गुनगुनाती जिंदगानी लगवा दी, उनको आके प्रणाम करें। जब मैं सुभाष चंद्र बोस के समाजवाद पर लिख रहा था तभी मेरे मन में एक अदम्य इच्छा थी कि आऊं अंडमान और उस जगह को प्रणाम करूं जहां नेताजी ने तिरंगा झंडा फहराया था। राजनीति के अलावा हम आपको बता दें कि दीपक मिश्रा जी लेखक भी हैं। खासकर वे जो है राम राज्य, राष्ट्रीयता व समाजवाद, इन किताबों का उन्होंने लेखन किया है। एंड बौद्धिक सभा, चिंतन सभा, संयुक्त राष्ट्र हिंदी जन अभियान, ऐसे संगठनों के वे अध्यक्ष हैं। इसके अलावा संवैधानिक व संसदीय समिति के सदस्य हैं और इंटरनेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के सचिव के अलावा www.anuchintan.com के वे संपादक हैं। कई सारे सम्मान भी उन्होंने हासिल किए हैं, जैसे नेल्सन मंडेला अवार्ड, हेक्टर अभयवर्धने सम्मान श्रीलंका, लोहिया अवार्ड हिंदी रत्न भारत, सफ़ीर अल इश्तराकी अरब अमीरात और बो मेंग कंबोडिया। इन सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो फिर इससे आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम जो भी बातें दीपक जी से करेंगे उसका हमारे जीवन में कितना महत्व हो सकता है। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप आज के इस इंटरव्यू को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इनसे जब हमारी जो बातचीत हो रही है इससे आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुभाष और शहीद शेर अली पखवाड़ा मना रहे हैं। 11 मार्च को शहीद शेर अली को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? उन्होंने लॉर्ड मेयो का वध इसी अंडमान की पवित्र धरती पर किया। 1857 की क्रांति को कुचलने के बाद आप देखिए ब्रिटानिया हुकूमत का जुल्म चरम पर था, कोई आवाज नहीं उठ रही थी। ऐसे में शेर अली ने अल्लाह के हुक्म से, जो उन्होंने बयान दिया है अपना कोर्ट में, मेयो का वध कर दिया। भारत की जो पराक्रम की महान परंपरा है उस परंपरा की अभिव्यक्ति उन्होंने कर दी और पूरी की पूरी ब्रिटानिया हुकूमत हिल गई। लेकिन हमारे भारत के लोग, नई पीढ़ी के लोग, यहाँ तक कि अंडमान के लोग उनके बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी जंग के बारे में और जंग में निहित जज्बे के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो उन्हें बताने के लिए ये मंतव्य पत्र भी हम लोगों ने जारी किया और इस मंतव्य पत्र को जारी श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने किया। तो ये पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। और दूसरा इसका एक पक्ष यह भी है
आज जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात होती है जी। तो उनकी कहानियां तो हमें पता है, सौभाग्य है हमारा, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर बात नहीं होती। वो कौन सी विचारधारा थी जिसको लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतने बड़े अभियान को जिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हरिपुरा में अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, नई पीढ़ी के दोस्तों को शायद न पता हो, तब कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। ओके। और कांग्रेस तब देश की प्रतिनिधि संस्था थी, आज की कांग्रेस नहीं। नहीं। जब मैं नेताजी की कांग्रेस की बात करूं तो उस समय की कांग्रेस को ध्यान में रखें। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में जितनी भी राष्ट्रीय समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, आर्थिक विषमता, सामाजिक सद्भाव की कमी, जिसको वो सांप्रदायिकता बोलते थे, भगत सिंह भी सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग करते हैं, इनको सिर्फ समाजवादी तरीके से ही इनका समाधान निकाला जा सकता है। और कराची में तो उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भारत में समाजवादी गणतंत्र चाहता हूँ। इसीलिए तो भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। देश को आज़ाद कराएंगे और यहाँ शोषण विहीन समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। आप सेलुलर जेल के सामने जो महान क्रांतिकारियों की प्रतिमा है, उसमें एक प्रतिमा देखिए महावीर सिंह जी की है। महावीर सिंह जी इसी सेलुलर जेल में बंद थे। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, एक पार्टी गठित हुई थी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, उसके सदस्य थे। आज इतिहास में आप देखिए धीरे धीरे इन विचारों पे गर्द चढ़ता चला जा रहा है। हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, नेताजी को जानते हैं, पूजते हैं, जानते तो छोड़िए पूजते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, पूजते हैं, लेकिन मान्यवर हम इनकी विचारधारा को क्यों नहीं जानते? नई पीढ़ी को जनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो मेरी जो ये अंडमान की यात्रा है, यह उसी लोक कर्तव्य की अनुपालन में एक क्रम है। दीपक जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि सुभाष चंद्र बोस जी समाजवादी थे? हाँ, सुभाष चंद्र बोस समाजवादी थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में ये बात कही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कराची में युवाओं को संबोधित करते हुए बात कही। इसका कहीं पर भी लिखित या विजुअल्स है जिसे आप साबित कर पाओगे, या कोई किताब है जहाँ पे उन्होंने लिखा हो कि मैं समाजवादी सोच रखता हूँ? या आप हरिपुरा में नेताजी द्वारा दिया गया भाषण सुनिए। उसमें उनका एक फ्रेज है। आप कराची में जो युवाओं को संबोधित करते हुए नेताजी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं इस देश में समाजवाद की अमन बयान चाहता हूँ। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह ज़रूर कहा अपने दौर के समाजवादियों से, जो हम लोगों के लिए भी यह बात कही कि आप भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के अनुरूप समाजवाद को विकसित करिए। और यही काम नेताजी के जाने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी सुभाष चंद्र में बड़ा गहरा संबंध था। बहुत कम लोग जानते हैं। लोहिया कलकत्ता में ही रहते थे, और एक अखिल बंग अधिवेशन था जिसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, उसकी निर्वाचन समिति के, और सदस्य डॉक्टर लोहिया थे। तो नेताजी चाहते थे कि भारत के अनुरूप समाजवाद की परिभाषा गठित की जाए, जो एक जड़ सिद्धांत न हो, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों के अनुरूप समाजवाद के निर्माण में हम सब सफल रहे। शॉर्ट में ही अगर आप बता सकें कि समाजवाद की परिभाषा क्या है, जो आम शब्दों में बताइएगा ताकि जो अंडमान के लोग हैं वो समझ सकें। गरीबों के आंसू पोंछना ही समाजवाद है। अपने से कमजोर व्यक्ति को आप अपनी अतिरिक्त ताकत का कुछ हिस्सा देकर थोड़ा मजबूत कर दें, यही समाजवाद है। मोटा मोटा मैं विवेकानंद जी के शब्दों में समझाऊं तो हमारे पास अगर 4 रोटी है और हमारा कोई भाई भूखा है जिसके पास एक भी रोटी नहीं है, तो हम उसे अपनी 1 या 2 रोटी दे दें, तो ये देने के पीछे जो सोच है वो समाजवाद है। और देने की प्रक्रिया को सोशलिस्ट पैटर्न कह सकते हैं। क्या वजह है कि दुनिया के कई सारे देश में जो है सोशलिस्ट कंट्रीज अब नहीं रहे हैं, बचे कुचे रहे हैं? अगर सोच इतनी अच्छी है, विचारधारा इतनी अच्छी है, देखा जाए तो आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने वाक्यों में, वो तो मानवता का प्रतीक है, मानवता का बुलावा है वो, तो इससे लोगों को क्यों एतराज़ होगा? तो क्या वजह है कि सोशलिस्ट कंट्री आज ख़त्म हो रही है एंड
सोशलिस्ट गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है एंड दूसरे गवर्नमेंट्स उस पर हावी हो रहे हैं? नहीं नहीं, वो सोशलिस्ट नहीं है। ओके। यही तो भ्रम है, और इसी भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी मेरे मित्र हमारी और आपकी है। मैं एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, आप एक पत्रकार हैं। हम दोनों का कर्तव्य है कि आने वाली नस्ल को जगाएं, और यही वो कर्ज की ब्याज की अदायगी होगी जो उन महापुरुषों ने हमारे ऊपर दे कर गए हैं दुनिया से। वो कम्युनिस्ट हैं, नॉट सोशलिस्ट। ओके। आप देखिए, आप बात कर रहे हैं रूस की, आप बात कर रहे हैं चीन की, आप बात कर रहे, वो कम्युनिस्ट हैं। हम सोशलिस्ट की बात करते हैं। विवेकानंद सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट नहीं। भगत सिंह हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक सेना बनाते हैं। वो उस कम्युनिस्ट पार्टी तो 1925 में ही बन चुकी थी, वो उसके मेंबर नहीं होते हैं। तो हम समाजवाद की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि कभी कभी एक भ्रम फैल जाता है, तो समाजवाद दूसरी। अब भारत क्या समाजवादी देश नहीं है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। यह तो दो हमारी प्राणवायु हैं। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो वैसे ही हमारे लोक जीवन में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता है। लेकिन जो नहीं माने, किंतु यह देश चंद्रशेखर आज़ाद का है, भगत सिंह का है, गांधी का है, लोहिया का है, जयप्रकाश का है, और सब समाजवाद के लोग थे। समाजवाद एक सोच है और अच्छी सोच है, जिसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इससे इनकार करती होगी। जैसे आपने साथ औरों की मदद करना, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि 4 रोटी है तो सामने आपका अगर कोई भूखा है तो आप उसे खिलाएं। अगर ये समाजवाद सोच है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी सोच को रख के वे चलते थे तो फिर क्या वजह थी कि आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है? भ्रम। भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैलाया कि समाजवादी पार्टी समाजवाद से विचलित हो गई है। दूसरा भ्रम फैलाया कि हम रामराज्य लाना चाहते हैं। तीसरा भ्रम फैलाया कि समाजवादी पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो समाजवादी नहीं है। लेकिन मैं मानने और कहना चाहूँगा कि झूठ की मियाद बहुत थोड़ी होती है। झूठ जो होता है वो बहुत कम दिनों तक जीवित रहता है, और एक बार आप फिर भी, और जनता इसको समझ गई है उत्तर प्रदेश की, न केवल उत्तर प्रदेश अपितु देश की जनता समझ गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, एक चुनाव तो जनमत संग्रह है ना एक तरह का, भाजपा कहाँ है उसमें? तो झूठ की मियाद बहुत कम होती है, और समाजवादी पार्टी समाजवादी सिद्धांतों के बल पर, अपने बेहतर चेहरों के बल पर, अपने नेतृत्व के बल पर उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा समाजवाद का परचम लहराएगा, और वहीं से एक परिवर्तन 27 में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन देश में होने वाले सबसे बड़े परिवर्तन का, कहते हैं ना कि साक्षी भी बनेगा और कारक भी बनेगा। 27 सेमीफाइनल है और उसके बाद 29 में फाइनल। देश में सुभाष चंद्र बोस के सपनों के समाजवाद का परचम, देश में शहीद शेर अली के सपनों के समाजवाद का परचम, देश में लोहिया के सपनों के समाजवाद का परचम लहराने के लिए जागृत है। बस चूंकि संवैधानिक है ना, बहुत अभी तो चुनाव हम करा नहीं सकते। आप हिंदी भाषा के काफ़ी बड़े समर्थक हैं, तो इसे आप संयुक्त राष्ट्र में भी आप इसे चाहते हैं कि उसकी एक आधिकारिक भाषा उसे घोषित किया जाए, और इसके अलावा हमारे देश की जो अलग अलग भाषाएं हैं उसके ऊपर भी आप काफ़ी जोर देते हो। इस पर अगर आप अपनी थोड़ी बातें बताएं प्लीज़। देखिए, हर प्रतिबद्ध समाजवादी लोक भाषा का समर्थक होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद सरकार गठित की थी तो उसकी राष्ट्रभाषा जानते हैं किसको बनाया था? हिंदी को, जबकि वो बांग्ला भाषी थे। और पैदा कहाँ हुए थे? कटक, उड़िया। लेकिन उन्होंने हिंदी को चुना, क्यों? गुजराती महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पैरवी क्यों की? इसलिए कि हिंदी हमारे भारत की आत्मा को जीती है, और हिंदी ही नहीं, तेलुगु, तमिल, बांग्ला सब भारतीय आत्मा को सशक्त करती हैं। तो दुनिया में 6 भाषाएं आधिकारिक हैं यूएनओ के द्वारा। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं है। और श्रीमान, मैं आपको बताऊं कि यूएनओ तो हिंदी में एप्लीकेशन तक नहीं लेता था, प्रार्थना पत्र।
मैंने धरना दिया, कई जगह कई बार जेल गया हूँ। बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अब संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में है, और अगर हमारी सरकार थोड़ा सा हमारा साथ दे देती तो आज हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी होती। और दूसरी बात, हिंदी का सवाल सिर्फ हिंदी से नहीं जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ है। भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। हमारे मोदी जी हिंदी में तो बोलते हैं, भारत के प्रतिनिधि के रूप में बोलते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी हिंदी के लिए और भारत के लिए नहीं बोला। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, भारतीय गणराज्य के जर्रे जर्रे की तरफ से आग्रह करता हूँ कि एक अभियान चलावें भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता दिलाने का, और भारतीय भाषाएं को यूएनओ में आधिकारिक दर्जा दिलाने का। हम लोग उनके साथ होंगे, वैचारिक मतभेद चाहे जितने हों। सही बात है। अगर हम जनसंख्या के तौर पर भी देखें तो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग जो है पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। उसके बावजूद भी जो है यूनाइटेड नेशन का जो आधिकारिक भाषा है उसका दर्जा हमें नहीं मिला है। ये बात अभी जो दीपक मिश्रा जी ने कहा है, ये जो को प्रयास कर रहे हैं कि इसे जो है यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्थापित किया जाए, एक संघर्ष कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि आप सब भी, आज हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया, इसके माध्यम से प्रत्येक भारतीय ने इसके लिए आवाज़ उठाई तो वो दिन दूर नहीं होगा जो दीपक मिश्रा जी चाह रहे हैं, जो हमारी कई सारे भारतीय लोगों का सपना भी है। उन्होंने भी इसकी चाह रखी है, मगर अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि दीपक मिश्रा जी, हमने सुना है कि आप चाहते हो कि गाड़ियों के जो नंबर प्लेट होते हैं वे भी जो है हिंदी में लिखा जाए। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री भाई दयाशंकर सिंह जी को और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मंत्री हैं श्री पूनम जी, उनको भी दिया। क्यों? एक नंबर प्लेट, चलिए आपकी व्यवहारिक मजबूरी अंग्रेजी में रखिए, एक नंबर प्लेट तो हिंदी में हो, तेलुगु भाषी देशों में तेलुगु में हो, कन्नड़ वाले कन्नड़ में लिखें। इससे क्या होगा? इससे हमारी भारतीयता मजबूत होगी। ठीक है, जब देश गुलाम था तो जो सारे बड़े पद अंग्रेजों के पास थे तब अंग्रेजी चली। अब तो हम अपनी भाषा को सशक्त करें। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, मान्यवर। भाषा तो ज्ञान को बढ़ाती है, लेकिन भाषा के माध्यम से अगर शोषण होगा तो हम उसके खिलाफ हैं। जिस दिन हिंदी शोषणकारी भाषा बनेगी, मैं हिंदी के भी खिलाफ होऊंगा। अब दुकानों के नाम आप देखिए, ज्यादातर अंग्रेजी में, गांव का आदमी अंग्रेजी पढ़ पाता है क्या? बिल्कुल। आप वहाँ हिंदी क्यों नहीं रखते? आप वहाँ मलयाली, वहाँ बंगाली क्यों नहीं रखते? और अंडमान की तो एक खास बात है, यहाँ सारी भाषाएं मिल के रहती हैं। ऐसा ही हिंदुस्तान में चाहता हूँ। बस उस दिन मैं और मुस्कुराऊंगा, भारत की आत्मा और मुस्कुराएगी, हमारा राष्ट्रमन और गुनगुनाएगा जब हम पट देखेंगे उसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल ये अच्छे अच्छे चमकते हुए शब्दों में होंगे। अंग्रेज़ी भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना कि हम भारत की भाषा अगर भारत में नहीं मजबूत होगी तो क्या लंदन में होगी, अमेरिका में होगी, रशिया में होगी, जापान में होगी? इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारतीयता मजबूत हो। और जब भारतीयता मजबूत होगी ना तो जानते हैं क्या होगा? तब जो भारत की महान परंपरा है, क्या है भारत की महान परंपरा? अभी आपने एक शुरू में ही कहा जय हिंद। दोस्तों, जानते हैं जय हिंद किसने लिखा है? आबिद हसन सफरानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी सचिव थे। नेताजी ने कहा उनसे कि भाई सफरानी, एक नारा चाहिए, हम आपस में कैसे उद्बोधन एक दूसरे को करें। तो उन्होंने लिखा जय हिंदुस्तान की। थोड़ा बड़ा था तो ये जय हिंद हो गया। तो जय हिंद एक नारा है जिसे एक मुसलमान लिखता है और एक हिंदू, आध्यात्मिक सोच का हिंदू, धार्मिक हिंदू, समाजवादी हिंदू सुभाष चंद्र बोस क्वाइन करते हैं। और इसका सरकारीकरण तो पंडित नेहरू ने किया, लाल किले से बोल के अपने भाषण में जय हिंद। ऐसे ही आप देखिए एक नारा है इंकलाब जिंदाबाद, किसने लिखा? हसरत मोहानी ने लिखा। और इस नारे को लेकर एक सिख अशफाक उल्लाह खान, एक मुसलमान का नाम लेकर, एक ब्राह्मण चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक संगठन बना के फांसी के तख्त पर झूल जाता है।
ख्वाब है कि हम देश को आज़ाद कराएंगे, यहाँ समाजवाद लाएंगे। ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये है कि एक शायर लुधियानवी का भजन एक रफ़ी गाता है और पूरा हिंदुस्तान झूमता है। आज इस विरासत पे चोट की जा रही है। गुलामी के दौरान भी भारत की आत्मा कमज़ोर नहीं हुई। हमारे शरीर बेड़ियों से जकड़े हुए थे, हमारे पायों में बेड़ियां थीं, हमारी आत्मा नहीं झुकी। आज हमारी आत्मा कमज़ोर हो रही है। आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की रूह कमज़ोर हो रही है। उसे हमें बचाना है। नहीं माफ़ करेगी हमें आने वाली नस्ल। हमसे पूछेंगे अशफाकुल्ला खान, हमसे पूछेंगे भगत सिंह, हमसे पूछेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, हमसे पूछेंगे सुभाष लोहिया, जयप्रकाश, हमसे पूछेंगी कमला देवी चट्टोपाध्याय, मेरे बच्चों, हमने अपनी हस्ती गाती जिंदगानी तुम्हारे लिए गंवा दी, तुमने हमारे ख्वाब का क्या किया? तब हम क्या जवाब देंगे? सर की इन बातों से भी काफ़ी सहमति रखता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, लंदन, इंग्लैंड चले जाइए, क्या वहाँ पर किसी भी गाड़ी के नंबर के प्लेस हमें हिंदी या तमिल, बंगाली किसी में देखने मिलेगा? या किसी भी दुकान का नाम कहिए या स्ट्रीट के डायरेक्शंस कहिए, हमें अंग्रेज़ी के अलावा किसी में दिखाई नहीं देगा। आप थाईलैंड चले जाइए, काफ़ी छोटा सा देश है, वहाँ पर भी गाड़ियों की जो नंबर प्लेट है उनकी थाई भाषा में है। नेपाल में हिंदी नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर भी गाड़ियों के जो नंबर है और वहाँ के मैक्सिमम साइन बोर्ड्स वगैरह मैंने देखा है कि वो नेपाली भाषा में ही वे लोग लिखते हैं वहाँ पे। तो फिर क्या वजह है कि हम हमारे ही देश में जो गाड़ियों के नंबर प्लेट्स हैं उसको हम हिंदी में नहीं लिखते हैं? जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया, गाँव में एक चाय का दुकान है मगर उसमें जो बोर्ड लगा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसा सर कह रहे हैं कि गुलामी से तो हम निकल गए हैं, लेकिन ये जो गुलामी की जो मानसिकता है ये अब तक हमारे अंदर बची हुई है। इसे अगर हमें हटाना है तो पूरी तरीके से हमें कई सारे सकारात्मक बदलाव करने पड़ेंगे, तभी हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके महत्व का पता चलेगा। बहुत अच्छा संदेश है दीपक जी। आप हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश से आए दीपक मिश्रा जी हमारे अंडमान निकोबार का अपने साथियों के साथ वे दौरा किया। इन्होंने यहाँ की जो हमारा इतिहास है, यहाँ से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ों पे काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस लिया है। तो सर से हम ये जानना चाहेंगे कि सर शेर अली के बारे में आप जो हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे, तो शेर अली जी पे आप क्यों इतना फोकस कर रहे हो? देखिए, शेर अली के बहाने हम पूरी दुनिया में भारतीय शौर्य को दर्शा सकते हैं। यह छोटी बात है। जिस दौर में एक मामूली होमगार्ड से को देखकर गांव का गांव भाग जाता था, उस दौर में महापराक्रमी शहीद शेर अली ने ब्रिटानिया हुकूमत के सबसे बड़े व्यक्ति को यह कहते हुए कि तुम बहुत बड़े जालिम हो, वध कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि शेर अली के नाम पर भी अंडमान निकोबार में सड़कों का नाम हो, जहाँ पे उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया था उस सड़क का नाम शेर अली के नाम पर हो। बम्बू फ्लैट पे जो ऑटो टैक्सी वाले हैं वहाँ पे उनका नाम लिखा हो और सबको पता हो कि ये वो जगह है जहाँ हिंदुस्तान के वीर ने, भारत माँ के लाल ने भारत पर हो रहे अत्याचार का बदला लिया था। हाँ, इस संदर्भ में मेरी बातें वहाँ के जो ऑटो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं भाई राजा, बहुत उन्होंने मतलब जब वो जाने कि हम लोग ये मांग को लेकर यहाँ आए हैं, पूरा समर्थन दिया। हम लोग के साथ गए और वहाँ की जो हैं प्रधान हैं उस इलाके की, उन्होंने भी हम लोग का बड़ा स्वागत किया, पत्र लिया और कहा कि ज़रूर करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान मर जाएगा जब हिंदुस्तान में हम लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे। क्या है हिंदुस्तान? मैंने आपको पहले ही बताया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक की जोड़ी हिंदुस्तान है। सुभाष चंद्र बोस और शेर अली सफरानी की जोड़ी हिंदुस्तान है। ऐसी जोड़ियां हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती हैं और ये पूरी दुनिया में, मैं तो कम से कम यूं कह लीजिए आपकी आधी दुनिया, पूरा भारत और एशिया घूम चुका हूँ। ये हिंदुस्तान के अलावा ऐसी जोड़ियाँ कहीं नहीं दिखती। ये आकाश पर चांद सितारों दोनों को चमकने दो। अगर चांद बुझ जाएगा तो अमावस छा जाएगा, और अगर सूरज बुझ गया
तो हम अंधेरे को तरस जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, बस्ती में जब से हिंदू मुसलमान बस गए, इंसान की सूरत को हम तरस गए। हमारा मजहब इंसानियत है और मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ और मुट्ठी खींच कर कह रहा हूँ, सीना तान के कह रहा हूँ कि मुझे फ़क्र है कि शहीद शेर अली, बहादुर शाह जफ़र, रसखान, रहीम, बताइए रसखान से बड़ा अच्छा कृष्ण पे किसने लिखा? रहीम ने जो लिख दिया राम नाम जानो नहीं, कौन लिख सकता है? तो ये हिंदुस्तान की ख़ास बात को बचे रहने दीजिए, वरना आने वाली नस्ल एकांगी सोच की होगी। इस देश में जितना सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, उतना ही शेर अली का हो, उतना ही अशफाकुल्लाह खान का हो, उतना ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का हो। यही मेरी इस यात्रा का मंतव्य है। और मैं अंडमान के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरी इस सोच में उन्होंने अपना स्वर दिया है। और अगली यात्रा जब होगी तो मुझे लगता है कि शेर अली जी के नाम पे कई मॉन्यूमेंट्स होंगे, कई यादगार होंगे। भारत माँ के इस लाल को हमें याद करना होगा आने वाली नस्ल को बताने के लिए। सही बात है, हमारा देश जाना ही जाता है अनेकता में एकता को लेकर, और वहीं अगर हम इन बातों पर जोर नहीं देंगे, इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो जैसा सर ने कहा कि इसका फिर परिणाम हमें आने वाले वर्षों में झेलना ही पड़ेगा। अभी सर से हम आगे बात करते हुए इनसे आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का वर्तमान में और भविष्य में अंडमान में आप इसका क्या चेहरा देखते हो? अंडमान में समाजवादी सोच बहुत मजबूत है। बिल्कुल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समाजवाद जी। अभी आप देखिए मैंने नाम लिया महावीर सिंह जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के थे। तो यहाँ की फिजाओं में समाजवाद है, यहाँ की फिजाओं में सांप्रदायिकता का विरोध है, यहाँ की फिजाओं में एकता है। और समाजवादी पार्टी समाजवाद की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है जब रूह मजबूत है तो शरीर में अपने आप मजबूती आ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा सांगठनिक चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और मैं यहाँ के स्थानीय इकाई से, हमारे तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अगर हमारे बगल में ही बैठे हैं, यहाँ के भाई असगर हैं और तमाम लोग हैं, तो ये सब एकजुट होकर समाजवादी विचारधारा को और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। और मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं कि अंडमान में समाजवादी पार्टी ही सांप्रदायिक शक्तियों को ध्वस्त करने की हिम्मत रखती है, ध्वस्त करेगी। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि अंडमान में समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई पार्टी ऑफिस भी नहीं है या इतने सारे कार्यकर्ता भी नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी से ही लोग जुड़े हुए हैं। तो फिर आप लोग कैसे अपने पार्टी को यहाँ पे मजबूत कर पाओगे? इतना बड़ा अभियान चल गया बिना कार्यकर्ता के। देखिए एक चीज़ बात नहीं, हमारी संख्या बहुत, भविष्य में कुछ आप लोगों का प्लान है यहाँ पे ऑफिस वगैरह सेटअप करने का? मेरा पूछने का ये मतलब। देखिए कि मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोग, अभी जब मैं प्रतिमाओं की सफाई में निकला तो वो जो जन समर्थन मिला, प्रशंसनीय, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। भाई सोच से ही तो पार्टी बनती है। जब समाजवादी सोच यहाँ इतनी सशक्त है तो पार्टी को सशक्त होने में संदेह क्या है। हाँ, हम लोगों के आने जाने थोड़े कम रहे, इसलिए चीज़ें दिख उतनी नहीं रही हैं। लेकिन महोदय, आप मुझे एक बात बताइए, ये पेड़ भले ही छोटा दिख रहा है लेकिन इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो समाजवादी पार्टी अंडमान में अभी बरगद के जड़ की तरह सशक्त हो चुकी है। जब आएगी सतह पे तो वो कहते हैं ना कि इस पार प्रिय अली है, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। चुनाव आने दीजिए। थैंक यू मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए और अपनी अच्छी अच्छी बातों को हम सब के साथ साझा करने के लिए हम दीपक मिश्रा जी का एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे। और जो उन्होंने बातें बताई है समाजवादी सोच को रखकर, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद करते हैं। सही बात है, सर की कई सारी बातें तो जैसे हमारे दिल को छू गई, क्योंकि समाजवाद
एक सोच है जो इंसानियत को दर्शाता है। तो जहाँ इंसानियत है डेफिनेटली वहाँ समाजवाद है। तभी सर ने भी इस सोच से जुड़े लोगों के नाम लिए और बताया कि इंसान से जुड़ा हुआ सोच है, बस ज़रूरत है तो इसको पूरी तरीके से इस पर फॉलो करने की, और जो पार्टी इसको इस विचारधारा पर आगे बढ़ती है उनका समर्थन करने का। सर का कहने का तात्पर्य शायद यही है। और आने वाले इलेक्शंस में जिस तरीके से दीपक जी ने अभी दावा किया है कि जड़ें फैल चुकी है, अब इसे और मजबूती देनी है, तो हम 2027 और 2029 के इलेक्शंस में भी डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन हमारे तरफ से हम सर को धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ तक आए, अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश से आए, हमारे चैनल में सर ने इंटरव्यू दिया, जिनके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार भी सर जब आएँ तो डेफिनेटली हमसे मिले, और पार्टी कहाँ तक मजबूत हुई है, कहाँ इनका ऑफिस सेटअप हो रहा है, इस बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके हाथों में ये जो पैम्पलेट देख रहा हूँ, इसमें एक तस्वीर मुझे दिख रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ एक स्त्री है, एंड यहाँ पे अभी आपने बताया कि एक बुजुर्ग महिला के साथ आप अपनी जवानी के दिनों में बैठे हो, उनके चरणों में बैठे हो। तो थोड़ा इस बारे में अगर आप बताएं तो प्लीज़। बचपने के दिनों में, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ। माँ सरस्वती की मुझ पे असीम कृपा है, और ईश्वर की असीम कृपा है कि मुझे देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के साथ जो खड़ी हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो उनकी महिला शाखा की मुख्य थी, उनके मुझे चरण छूने का सौभाग्य मिला। मुझे जनेश्वर मिश्र के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मुझे रवि राय के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। जॉर्ज फर्नांडीज साहब के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। इसीलिए मैं अपने आप को, कहते हैं ना कि हुआ है शेख का मुसाहिब फिरे है इतराता, मगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो इन बड़े बड़े लोगों का जिसे साथ मिला है, और इसी की देन है कि जिस समय लोग राजमहलों की ओर जाते हैं, मैं कुटी की ओर जाता हूँ। तो प्रणाम ऐसी विभूतियों को। दीपक मिश्रा जी का अंडमान का ये सफ़र सिर्फ इंटरव्यू देने तक सीमित नहीं था। उन्होंने जो है अंडमान निकोबार में कई सारे जगहों पर विज़िट किया। वहाँ पे जो क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, उनकी जो प्रतिमाएं थी उनका साफ सफाई किया उन्होंने। बम्बू फ्लैट के उस जगह पर गए जहाँ पे लॉर्ड मैयो, जिसका वध किया था शहीद शेर अली ने, वे वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और लोगों को संबोधित भी किया। और हम उन्हें धन्यवाद करते हैं कि वे हमसे मिले, हमें उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, एक छोटा सा ही इंटरव्यू दिया। एंड हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जब सर अपनी टीम के साथ दोबारा यहाँ पर आएँ तो हम एक बार फिर उनसे मिले। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद। दिले नादान की जिद है न छूटे दामन, मर्ज ये वक्त ये कहता है बिछुड़ना होगा।